हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हमारा जो है एक्सरसाइज 3.5 का थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कल हो गया था। थर्ड क्वेश्चन आपसे बनाएंगे। थर्ड क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं, आपको जो है समीकरण युग्म दिए हैं और आपसे ये कह रहे हैं कि आप इन समीकरण युग्मों को जो है प्रतिस्थापन और बीजगणित दोनों विधियों से हल कीजिए। और आपने जब आप हल करेंगे उसके बाद आपने स्वयं ही बताना है कि कौन सी विधि आपको जो है ज़्यादा अच्छी लगी है। ठीक है, आपको बीजगणित विधि अच्छी लगी तो आप कहेंगे बीजगणित विधि। अगर विलोपन विधि क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि अच्छी लगी तो आप कहेंगे प्रतिस्थापन विधि। ठीक हो गया, ये आपने खुद करना। अब आप जो है क्वेश्चन नंबर 4 से देखिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, इसका पहला पार्ट। आप सभी बुक ओपन कीजिए, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं और आप उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी हॉस्टल में रहते हैं तो आपको वहाँ का एक फिक्स रेंट पे करना पड़ेगा मंथली, और उसके बाद आप जितने दिन आप जो है भोजन करेंगे उस हॉस्टल से, उतने दिन का आपको जो है पर डे के हिसाब से जो है पेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो आप इसमें क्या मानेंगे, आप इसे मान लेंगे कि माना मासिक व्यय का नियत भाग ये मान लें हम, एक्सेल पे मान लेते हैं। ठीक है, तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, प्रतिदिन के भोजन पर व्यय कर देते हैं। प्रतिदिन के भोजन पर व्यय बराबर कितने रुपए, 22 रुपये मान देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आपकी प्रथम सत्र मैं वही काम करूंगा, आपके दो क्वेश्चन बनाऊंगा, उसके बाद आप दोनों को जो है किसी भी दिशा, अब आप जब इस तरह के हमारे पास क्वेश्चन होते हैं, इबारती क्वेश्चन होते हैं, तो आप इनको जो है किसी मेथड सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप प्रायोरिटी देंगे किसको देंगे, आप प्रायोरिटी देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को। ठीक, तो आपके पास प्रथम शर्तानुसार है, प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहे हैं आपसे ये कह रहे हैं एक विद्यार्थी कोई ए है, वह जब 20 दिन तक भोजन करता है और 20 दिन तक भोजन करने का वह जो है 1000 रुपये जो है व्यय करता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे छात्र ए द्वारा 20 दिन के भोजन पर भोजन का भुगतान कर लेते हैं। ठीक है, भुगतान यानी कि जो उसने दिया, कितने रुपए दिए उसने, 1000 रुपये। तो ये जो 20 दिन का भोजन है, जो इसने 20 दिन का भोजन का भुगतान दिया, उसमें क्या दिया उसने एक नियत भाग दिया होगा, नियत भाग तो उसने देना ही देना है। धन क्या होगा, 20 दिन के भोजन का व्यय, 20 दिन के भोजन पर व्यय, ये कितना होगा, दोनों मिला कितने रुपए दिए उसने, 1000 रुपये दिए। अब नियत भाग कितना है आपका, नियत भाग एक्स आपको देना ही देना है, प्लस एक दिन के भोजन का मूल्य y है, तो 20 दिन के भोजन का मूल्य कितना होगा, 20y होगा। भाग कितना होगा आपके पास, 1000। ये आपकी समीकरण पहली बन के आ गई। ठीक हो गया। अब द्वितीय शर्तानुसार क्या है, द्वितीय शर्तानुसार देखिए, द्वितीय शर्तानुसार आपके पास क्या हो रहा है, द्वितीय शर्तानुसार में आपसे ये कह रहे हैं कि विद्यार्थी बी द्वारा 26 दिन के भोजन का भुगतान। ठीक है, अब विद्यार्थी बी यानी छात्र बी नाम का कोई छात्र है, छात्र बी द्वारा कितने दिन का, 26 दिन के
26 दिन के भोजन का देय भुगतान या भुगतान कर लेते हैं, भुगतान कितने रुपए भुगतान कर रहा है ये 26 दिन का? 1180 रुपए। हो जाएगा 1180। ठीक, अब इसमें क्या होगा? इसमें भी होगा आपके पास नियत भाग आएगा, नियत भाग प्लस 26 दिन के भोजन पर व्यय, भोजन पर व्यय। ये कितना देना है इसने? 1180। तो नियत भाग क्या आपके पास? x है, 26 दिन का व्यय कितना हो जाएगा? 26y हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा आपके पास? 1180। ये समीकरण। अब आपका काम क्या है? अब आपका काम ये है कि अब आप इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे और आप यहाँ से x और y के मान निकालेंगे। तो जो x का मान आएगा वो उस व्यय का नियत भाग आ जाएगा, जो y का मान आ जाएगा वह उसका जो है प्रतिदिन के भोजन का मूल्य आ जाएगा। ठीक है, तो ये काम आपने करना है, इस काम को आप जो है करेंगे। ठीक, अब जो है आप दूसरा क्वेश्चन देखिए। समीकरण हल करनी आपको बता रखी है, तीनों विधियों से आपके पास होगी हैं। तो आप जो है किसी भी एक विधि से इनको हल कर लेंगे, लेकिन पहले कुछ आप ये करेंगे, इनको जो है बीजगणित विधि से ही आप हल करेंगे। ठीक, अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में जो है 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न क्या है? तो काफी आसान सा क्वेश्चन है। तो भिन्न वाले क्वेश्चन आपने कर रखे, वैसे ही करना है। तो आप लिखेंगे माना, माना भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y। तो भिन्न क्या हो जाएगी आपके पास? भिन्न हो जाएगी आपके पास x/y। अब आप आ जाएंगे प्रथम शर्तानुसार। ठीक, प्रथम शर्तानुसार क्या कहेंगे? प्रथम शर्तानुसार में हम क्या कह रहे हैं? ये कह रहा है अंश में 1 जोड़ने पर, सॉरी 1 घटाने पर, अंश में से 1 घटाने पर प्राप्त भिन्न, प्राप्त भिन्न कितनी होती कह रहे हैं? 1/3। ठीक है, तो क्या होगा? अंश क्या है आपके पास? x है, इसमें से आपने 1 घटाया, हर में कुछ नहीं कर रहे हैं तो हर को आप एज इट रखेंगे। ठीक है, इक्वल टू 1/3। अब क्या करेंगे? अब आप जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करेंगे, तो 3 का गुणा इन दोनों में करेंगे, 3 × x - y बराबर 1 × y कर लो, कितना हो जाएगा? 3x - 3 बराबर y। तो इसको यहाँ फेंक दो, 3x - y - 3 बराबर 0। ये समीकरण आपके पास 1 होगी। ठीक हो गया। अब क्या कह रहे हैं? अब आपके पास द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय से भी आप लिख सकते हैं। क्या कह रहे हैं? ये कह रहा है कि अंश में जब 8 जोड़ते हैं तो 1/4 हो जाती है। ठीक है, सॉरी हर में 8 जोड़ने पर, 8 जोड़ने पर प्राप्त भिन्न बराबर 1/4। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? अब अंश में 8 जोड़ रहे हैं, हर में आप यानी कि हर में आप 8 जोड़े, अंश में कुछ नहीं कर रहे हैं, तो अंश आपका एजिट आएगा। हर में 8 जोड़े तो हर आपके पास y है, इसमें आप 8 जोड़ देंगे, इसकी वैल्यू 1/4। अब आप क्या करेंगे? अब आप वही बजगुणा करेंगे इस तरीके का।
तो इसके बाद मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, वर्ग आप करेंगे यानी कि 4 गुणा x में किया तो 4x हो जाएगा इक्वल टू 1 का गुणा इस पूरे में करेंगे तो ये चीज हमारे पास ऐसी रहेगी। अब आप क्या करें, इनको इधर ले लीजिएगा, ये आपका हो जाएगा 4x माइनस ऑफ y एंड माइनस 8 इक्वल टू 0। ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन होगी। ठीक है, अब आप जब दोनों को हल करेंगे तो आपके पास क्या होगा, x और y के मान निकल के आ जाएंगे, और x और y के मान निकलने के बाद आप कहाँ रखेंगे उनको, इस भिन्न में रखेंगे। ठीक है, x का मान जो भी निकले इन दोनों को हल करेंगे, हल करने के बाद आप x और क्या करेंगे, y के मान निकालेंगे, और x और y के मान निकालने के बाद आप जब भिन्न में रखेंगे तो वही आपका आंसर होगा। ठीक है, सीधे आप x का मान निकाल के छोड़ देंगे, y का मान निकाल के छोड़ दो, आपका आंसर नहीं माना जाएगा। ठीक है, आपको भिन्न बताने, इसलिए x और y के जो मान निकल के आएंगे उनको आप यहाँ रखेंगे। ठीक, अब इसके बाद आप जो है इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जबकि उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो आपको बताने हैं टेस्ट में कुल प्रश्न। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जब भी हम टेस्ट देते हैं तो क्या होता है, जो कुल प्रश्न होते हैं क्या होता है, हमें जब प्रश्न दिए जाते हैं तो हमारे कुछ प्रश्न सही होते हैं और कुछ प्रश्न गलत होते हैं। अब चूंकि गलत अंकों पर भी मार्किंग हुई है और सही उत्तर पर भी मार्किंग हुई है, ठीक है, यानी कि जो हमने जिन क्वेश्चन के आंसर हमने गलत दिए थे उस पर भी हमें मार्क्स मिले हैं, नंबर यानी कि नंबर कटे हैं। ठीक है, और जिन प्रश्नों के आंसर हमने सही दिए हैं उस पर भी हमें मार्क्स मिले हैं। तो यानी कि हमने दोनों टाइप के क्वेश्चन करे हैं, यानी कि हमने जो गलत प्रश्न भी करे, ऐसा नहीं हुआ कि हमने सभी के सभी प्रश्न सही कर दिए हैं, और ऐसा भी नहीं कि हमने सभी के सभी प्रश्न गलत कर दिए हैं, यानी कुछ प्रश्न हमने गलत कर रखे हैं और कुछ प्रश्न हमने सही कर रखे हैं। ठीक है, तो कुल प्रश्न हमारे पास कितने हो जाएंगे, जितने गलत प्रश्न होंगे और जितने सही होंगे उन दोनों को जोड़ दें तो हमारे कुल प्रश्न निकल के आ जाएंगे। सपोज क्या होता है, आपका टेस्ट होता है, ठीक है, आपको 10 प्रश्न दिए गए, स्कूल से आपको कितने प्रश्न मिले, 10 प्रश्न मिले। ठीक है, अब क्या हुआ कि प्रत्येक प्रश्न कहा कि 2 अंक का है, तो ये 10 दूनी 20 अंक हुए। ठीक है, अब आपने कितने प्रश्न किए, आपने सपोज 6 प्रश्न सही किए तो आपको कितने अंक मिलेंगे, बोलो 6 दूनी 12 अंक आपको मिलेंगे। कितने कट गए, 4, यानी कि 4 प्रश्न आपके गलत हो गए तो 4 दूनी 8 अंक आपके पास कट गए। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर है, अगर कुल प्रश्न में निकाल लें तो हमारे गलत और सही दोनों प्रकार के प्रश्न में। ठीक है, तो हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, माना सही चलो क्या लिखें, सही क्या है, अंक है ना, हाँ, सही उत्तरों की संख्या बराबर x मान लेते हैं तथा गलत उत्तरों की संख्या ये बराबर हम y मान लेते हैं। ठीक है, तो अब इसी तरह हमारे पास जो है जो कुल प्रश्न हो जाएंगे, कुल प्रश्न कितने हो जाएंगे, x प्लस y, ये हमारे पास कुल प्रश्न होंगे। सुनो आगे बात, अब आ जाइए आप प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार क्या है, प्रथम शर्तानुसार ये कह रहा है यश द्वारा सही उत्तर पर 3 अंक तथा गलत उत्तर, गलत या अशुद्ध एक ही बात है, गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती करने पर कटौती होने पर लिख देते हैं, होने पर प्राप्त अंक कितने मिले हैं इसको, वो मिले हैं इसको 40।
ठीक है, अब देखिए क्या कह रहे हैं, सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं, 3 अंक मिलते हैं मतलब प्लस हो जाएंगे। ठीक है, और वृत्त पर एक अंक कटौती मतलब एक अंक कट जाता है, कटना मतलब क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी। तो कुल अंक कितने मिलते हैं उसको, 40। अब सही उत्तर उसने कितने दिए हैं, x दिए हैं। अगर उसने x उत्तर सही दिया तो उसको कितने अंक मिलेंगे, एक प्रश्न को 3 अंक मिलेंगे। तो x उत्तर कितने अंक मिल जाएंगे, 3 अंक मिल जाएंगे। प्लस गलत संख्या कितनी है, y, और अगर एक उत्तर उसका गलत होता है तो उस पर एक अंक की कटौती होती है। तो y अंक गलत, अगर उसने y प्रश्न जो गलत कर दिए तो उसको जो है -1 अंक मिलेगा प्रत्येक पर। कुल मिला कितना हो जाएगा पास 40। तो कितना हो जाएगा 3x प्लस माइनस माइनस y बराबर 40। ये हमारा हो जाएगी समीकरण 1। ठीक, अब ऐसे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहे हैं, सही उत्तर पर 4 अंक, सही उत्तर पर 4 अंक तथा गलत उत्तर पर, गलत या अशुद्ध, गलत उत्तर पर कितने अंक कटौती हो रही है, 2 अंक। ठीक है, 2 अंक की कटौती होने पर प्राप्त अंक, कितने मिलते हैं उसको, अंक कितने मिल रहे हैं इस कंडीशन में, उसको अंक मिल रहे हैं 50। तो क्या होगा देखिए, सही उत्तर कितने थे उसके x, और एक प्लस कितने मिले उसको 4 अंक मिल गए, प्लस गलत उत्तर कितने दिए उसके y, अंक कितने मिले 2, कुल मिला कितने जाएंगे 50। इट मीन जो आपके पास 4x प्लस माइनस माइनस का 2y बराबर 50। अब इस समीकरण को आप चाहे पूरी समीकरण 2 का भाग देकर इसको हल कर सकते हो। तो इस समीकरण क्या बन जाएगी आपके पास, इस समीकरण आपके पास हो जाती है, यहाँ से 2 का भाग दे दोगे तो 2x माइनस y बराबर 25। ये समीकरण 2 हो गई। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो है जो समीकरण 1 है समीकरण 2 है, इन दोनों को हल करना है। हल करने के बाद x और y के मान निकालने हैं, और x और y के मान को आपने जो है कहाँ रख देना है, आपको जो क्या निकालना है, आपको निकालना है कुल प्रश्न। तो x और y के मान निकाल के आप जो है इसमें रख देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, बार बार आपको क्वेश्चन बताए गए हैं, हल करने आपको बार बार बताए गए हैं, इसलिए हर एक क्वेश्चन को जो है मैं नहीं हल कर रहा, इसलिए मैं आपके जो इक्वेशन बना के इनको रख दे रहा हूँ और उसके हल करना आपका काम है। अब तो आपको ये इक्वेशन बनाने भी आपको आनी चाहिए। ठीक है, ये काम आपको जो है आना चाहिए सबसे पहले। ठीक, अब आप जो है इसका जो है ये थर्ड पार्ट हो गया हमारे पास, अब इसका जो है आप फोर्थ पार्ट देखिए। ठीक, अब देखिए आप जो है इस चौथे क्वेश्चन का जो चौथा पार्ट देखिए। ठीक है, अच्छे देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरह का है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और आपको इसको मैं क्वेश्चन को जो है आपको मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी, ठीक है, 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। ठीक है, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, चाल भिन्न भिन्न और एक दिशा में चल रही हैं, तो क्या हो रहा है 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। ठीक है, और फिर क्या कह रहे हैं, जब वे विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करती हैं तो वे 1 घंटे पश्चात मिलती हैं, दोनों कारों की चाल ज्ञात है। ठीक है, तो काफी आसान सा क्वेश्चन है। तो पहले जो चीज हमें निकालनी है वो चीज हम मान लेते हैं। तो अब हम पहले, हमारा कंडीशन क्या है, सिचुएशन हमारे पास ये है, ध्यान से देखिएगा कि ए और बी हमारे पास 2 प्लेसेस हैं, ये ए प्लेस है और ये बी प्लेस है, और इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है हमारे पास 100 किलोमीटर। अब जो कार पॉइंट ए से चल रही है उसको हम कार ए ही मान लेते हैं, चलो मानने में हमें सुविधा रहेगी, और जो पॉइंट बी से चल रही है यानी कि प्लेस बी से चल रही है उसको हम कार बी मान लेते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते दोनों की चालें भिन्न भिन्न ही कह रहे हैं। ठीक है, माना कार ए की चाल, कार ए की
चाल बराबर आप मान लें x किलोमीटर पर आवर तथा कार B की चाल मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। ठीक हो गया। अब देखिए पहली कंडीशन में क्या है, प्रथम शर्तानुसार ठीक है। जब देखिए जब कोई दो कारें जो है एक दिशा में चल रही होती हैं तो उनकी चालें क्या रहती हैं, माइनस होती हैं, और जब कारें जो है विपरीत दिशा में चल रही है तो उनकी चालें क्या रहती हैं, प्लस हो जाती हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे एक ही दिशा में चलने पर, एक ही दिशा में चलने पर, ठीक है, चाल कितनी जाएगी, एक की चाल x है, दूसरे की चाल y है, तो एक इधर चले क्या हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ये चाल जाएगी। ठीक है, समय कितना दिया है हमें, समय कह रहा है हमारे पास 5 आवर है। ठीक है, और दूरी कितनी तय करनी है, कुल मिला के हमें 100 ही तय करनी है। तो हम लिखेंगे कि दोनों कारों द्वारा एक ही दिशा में 5 घंटे में तय दूरी भाव कितनी करनी है, 100। कितनी तय करनी है, 100 ही तय करनी है। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास अब दूरी वाला क्या होता है, सूत्र लगाएंगे हम, कौन सा, दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक है, अब जब एक ही दिशा में जा रही हैं तो इनकी चाल कितनी है, x माइनस वाई, समय कितना है इसका 5, गुणा करेंगे इसको, बराबर कितनी तय कर रही है 100। तो अब क्या करेंगे, आप 5 से 100 काट देंगे 20 बार। ठीक है, तो आपका समीकरण क्या बन जाएगी, आपका समीकरण आ जाएगी x माइनस वाई बराबर 20। ये समीकरण 1 हो गया। ठीक हो गया। अब आप लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, क्या लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार आप, अब कहाँ है, विपरीत दिशा में चल रही है, तो विपरीत दिशा में चलने पर क्या होता है, चालें जो जुड़ जाती है। ठीक है, आप लिखेंगे विपरीत दिशा में चलने पर चाल कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब आगे क्या हो जाएगा, और समय कितना दिया है हमें, समय दिया है हमारे पास 1 घंटा। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे दोनों कारों द्वारा विपरीत दिशा में चलने पर 1 घंटे में तय दूरी, 1 घंटे में तय दूरी कितनी होनी है, 100। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा, वही सूत्र कौन सा लगाएंगे, दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास चाल कितनी है, इसमें x प्लस वाई, समय कितना है हमारे पास 1 घंटा है, और दूरी कितनी है 100। कितना हो जाएगा ये
x प्लस वाई बराबर 24, समीकरण 2। अब क्या करेंगे, ये आपके पास समीकरण 1 है, ये आपके पास समीकरण 2 है, दोनों को हल करेंगे, x और y के मान निकालेंगे, वही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बस आपने ध्यान रखना है कि अगर एक ही दिशा में चल रही है तो क्या हो रहा है, और विपरीत दिशा में चल रही है तो क्या हो रहा है। क्या होगा, अगर कारें एक ही दिशा में चलेंगी तो आपके पास चाल क्या हो जाएगी, उसकी उनकी घट जाएगी, और अगर वो विपरीत दिशा में चल रही है तो चाल क्या हो जाएगी आपकी जुड़ जाएगी। ठीक। और आप ये भी कह सकते हैं कि जब विपरीत दिशा में एक ही दिशा में चल रही होती हैं तो उनको दूरी को तय करने में ज़्यादा समय लगता है, और जब विपरीत दिशा में चलती हैं तो उसी दूरी को तय करने में उन्हें जो है कम समय लगता है। ठीक है। अच्छा, अब आप जो इसका फिफ्थ पार्ट देखिए। ठीक, फिफ्थ पार्ट देखिए। ये क्या कहता है, ये कहता है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम है। तो पहले हम एक आयत मान लेते हैं। हमने ये एक आयत मान लिया, ठीक है। आयत जिसकी आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। इसकी लंबाई हमने मान ली x, इसकी चौड़ाई हमने मान ली y। ठीक है, तो पहले हम ये मान लेते हैं कि माना जो हमारे पास आयत है, उस आयत की माना आयत की लंबाई बराबर x तथा चौड़ाई बराबर y। इकाई मान लो, ठीक है। x इकाई कुछ भी होगा, मीटर, सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये कितना हो जाएगा, x y वर्ग इकाई। ठीक हो जाएगा। ये हमारे पास जो है जो गिवन कंडीशन है उसके हिसाब से हमारे पास आयत की लंबाई अगर x है, चौड़ाई अगर y है, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, x y वर्ग इकाई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। प्रथम शर्तानुसार इस शर्तानुसार ये कह रहा है कि यदि कह रहा है कि आयत की लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए तो जो प्राप्त क्षेत्रफल होता है, कह रहे हैं वह जो है पहले के क्षेत्रफल की ये जो क्षेत्रफल है इससे 9 वर्ग इकाई कम। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लंबाई में 5 इकाई की कमी तथा चौड़ाई में कितनी इकाई की वृद्धि कर रहा है, 3 इकाई। चौड़ाई में 3 इकाई की वृद्धि करने पर जो क्षेत्रफल प्राप्त होता है, प्राप्त क्षेत्रफल वो क्या होता है, कह रहे हैं वह जो है 9 वर्ग इकाई कम होता है। किससे वर्ग इकाई कम होता है, 9 किससे कम होता है, जो पहले का क्षेत्रफल। इसको लिखेंगे हम प्राप्त क्षेत्रफल, इसको बोल देंगे हम पूर्व क्षेत्रफल। पूर्व क्षेत्रफल नहीं, जो हमारे पास ही है, ठीक है। पूर्व क्षेत्रफल ऋण 9। ठीक। अब देखो लंबाई कितनी थी, पहले x थी, 5 कम होगी तो क्या हो जाएगा, x - 5। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो गुणा करेंगे। चौड़ाई पहले कितनी थी, y थी, कितनी बढ़ गई, 3 बढ़ गई, तो क्या हो जाएगा y + 3 बराबर पूरे क्षेत्रफल कितना है हमारे पास, x y है, ये माइनस का 9। गुणा कर दीजिएगा, x का y में गुणा करो, x y हो जाएगा, x का गुणा 3 में करोगे 3x हो जाएगा, माइनस का माइनस का 5y हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा, बराबर xy - 9। तो अब क्या होगा, इस xy से ये xy चला जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, 3x - 5y - 15 = -9। इसको वहां भेजोगे कितना हो जाएगा, 3x - 5y, इसको यहीं रहने दो, इसको यहाँ ले आओ, चलो प्लस का 9 = 0। क्या हो जाएगा आपके पास, 3x - 5y - 6 = 0। ये समीकरण पहली होगी आपके पास। आसान है ना, कोई दिक्कत है नहीं, समीकरण 1 बन गया आपके पास। ठीक है। अब आप समीकरण 2 बनाओगे, फिर दोनों को आप हल करेंगे और x और y के मान निकाल लेंगे, तो वही आपके पास आयत की लंबाई और आयत की चौड़ाई निकल के आ जाएगी। ठीक है। अब आप जो है द्वितीय शर्तानुसार लिखेंगे, मैं इसी में चेंज कर रहा हूं, ठीक है।
पहले समीकरण को साइड में लिख लेते हैं। 3x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0। द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है कि लंबाई में 3 इकाई की और चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि करने पर, लंबाई में 3 इकाई की वृद्धि की जा रही है, ठीक है, वृद्धि, और चौड़ाई में कितनी वृद्धि की जा रही है, 2 इकाई की वृद्धि करने पर प्राप्त क्षेत्रफल क्या कह रहे हैं, वह जो है पूर्ण क्षेत्रफल से 67 बढ़ जाता है। ये पूर्ण क्षेत्रफल बढ़ जाता है मतलब प्लस 60 ठीक हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए 3 इकाई बढ़ रही है तो पहले x थी, बढ़ रही है तो जुड़ जाएगा, y थी 2 बढ़ रही है तो 2 जुड़ेगा, कितना बढ़ रहा है, इसे 67 बढ़ रहा है। अब वही काम करेंगे, x से y में xy हो जाएगा, ये प्लस का 2x हो जाएगा, ये आपके पास 3y हो जाएगा, ये आपके पास 3 दूनी 6 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा आपके पास xy प्लस 67। सेम चीज है तो xy से xy चले जाएगा, क्या बचेगा आपके पास 2x प्लस 3y प्लस 6 है, इधर फेंक दो, या प्लस 6 नहीं रहने दो, इसको यहाँ ले आओ, तो माइनस का 67 इक्वल टू 0, तो इसमें से इसको घटाओ, और माइनस का तो माइनस का चिन्ह आएगा, घट करके जो भी आएगा, ठीक है, तो माइनस का कितना होगा 61 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे आप, अब कुछ नहीं करना है, अब आपने जो है ये समीकरण तो होगी आपके पास, ये समीकरण 1 है आपके पास, दोनों को आप हल करेंगे और हल करने के बाद x और y के मान निकालेंगे, तो वही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आगे बात समझ में, अब ये हल करना आपको जो है आना चाहिए, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है, इसे अगर मैं ही हल कर दूं, ठीक है, या हल कर लेंगे आप, चलो मैं हल कर देता हूं, ठीक है। ये तो समीकरण है, हल कर लेते हैं, मैं सीधे बजट से हल कर रहा हूं, आप चाहते किसी विधि से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो x अपॉन क्या हो जाएगा, b1 b2 माइनस 5 और 3 c1 c2 माइनस 6 माइनस इक्वल टू y अपॉन c1 c2 माइनस 6 माइनस 6 a1 a2 3 और 2 इक्वल टू 1 अपॉन b1 b2, सॉरी 1 में कितना आएगा, 1 में आपका जाएगा 1, फिर आपके पास जो जाएगा 3 2 आपका जाएगा माइनस 5 और 3, ठीक है। y में आपका क्या आएगा c के बाद a, ठीक है। अब देखिए x अपॉन गुणा कर लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 1 का 5 5 6 30, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस हो जाएगा 6 3 18, ठीक है, बराबर y अपॉन 6 दूनी 12 है माइनस के साथ, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 का 3 3 6 18, ठीक है, बराबर यहाँ कितना आ गया 1 अपॉन 3 3 9, और कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा 10, तो क्या बना आपके पास x अपॉन, जोड़ लो 8 3 की 3 1 1 1 2 3 बराबर y अपॉन, घटा दो इसमें से, 3 में से 2 गया 1 और 8 में से 1 गया 7 और यहाँ रहा 1 इक्वल टू 1 अपॉन 90। तो एक बार इन दोनों को बराबर करोगे, एक बार इन दोनों को बराबर करोगे, ठीक है। तो जब x अपॉन 3 2 3 इक्वल टू 1 अपॉन 90, तो x का कितना जाएगा आपके पास, ये वहां चले जाएगा, 3 2 3 अपॉन 90 कितना जाएगा, 1 का 19, कितना बचा आपके पास 6 बचा, कितना बचा आपके पास यहाँ से, जल्दी बोलो कितना बच गया, जल्दी बोलो फटाफट बोलो, कितना हो गया 19 का 19, उसके बाद आपके पास कितना बचा यहाँ से 13 बचा, ठीक है।
और उसके बाद आपके पास कितना होगा 3, यानी कि 133। तो 19 सत्ते कितना होता है 133। तो x का कितना आ गया आपके पास 17 आ गया। अब ऐसे ही y के लिए क्या करोगे आप, जब y अपॉन कितना आपके पास बराबर आपका 1/19, तो y स्क्वायर कितना हो जाएगा 171/19। तो 19 नाम कितना होता है 171, तो y बराबर कितना हो जाएगा 9। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालनी है आयत की विमाएं। विमाएं मतलब क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई। तो आप लिख दोगे अतः क्या आयत की लंबाई बराबर x बराबर कितना है 17 और चौड़ाई y बराबर 9। ये आंसर है। आप चाहे तो किसी विधि से हल कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप वर्गुण से ही करें। जब आपके पास इस तरह से लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं तो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को आप जो है किसी भी एक मेथड से आप सॉल्व कर, आपके पास 3 मेथड से आप जो है किसी भी एक मेथड से उनको जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके बाय।